स्टेट में थोड़ा सा साल में एक मरतबा ये रूटीन समझो विजिट होता है, और वो रूटीन विजिट में जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं सेंट्रल वर्क काउंसिल को, सर इधर कैमरा लो। वो भी हम उसको भी देखते हैं। और साथ में जो पूरा एक एजेंडा होता है हमारा, वो एजेंडे के हिसाब से समझो आप सीईओ और तमाम लोगों की मीटिंग भी होती है। इसमें सीईओ होता है, स्टाफ होता है, फिर कौमी तरक्याती स्कीम की हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज हर स्टेट में, सेंट्रल वर्क काउंसिल की तरफ से हर स्टेट में कहीं पे 10, कहीं पे 8, कहीं पे 12, 13 स्टेट की साइज के हिसाब से वो एम्प्लॉयज दिए गए हैं। तो ये सेंट्रल वर्क काउंसिल का जो वर्क बोर्ड का जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, वो तकरीबन सारे देश में मैक्सिमम हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट और जीआई मैपिंग का काम भी सारे देश में शुरू हुआ है। पेंडेमिक की वजह से पिछले साल मार्च से ये रुका हुआ है, और उसको भी फिर से टेकअप करने के लिए और इन्हें जल्दी से वो काम बढ़ाने के लिए वो भी ये विजिट की एक अहम वजह है। इसके अलावा औरंगाबाद के बाद हम मुंबई भी जाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी इंस्पेक्शंस हैं, और वो इंस्पेक्शन के बाद समझो अब और भी स्टेट्स हमको जाना पड़ेगा। अभी हम तेलंगाना स्टेट से आए हैं, वहाँ का इंस्पेक्शन कंप्लीट करके फिर अब ये महाराष्ट्र आया, उसके बाद समझो आप और भी स्टेट हैं। तो ये सेंट्रल वर्क काउंसिल यानी किसी ज़माने में कोई सेंट्रल वर्क काउंसिल की कोई पहचान नहीं थी, यानी प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात कर रहा हूँ 2014 से पहले की। लेकिन 2014 के बाद सेंट्रल वर्क काउंसिल का यानी स्ट्रिक्टली समझो आप सारे देश में काम चल रहा है, और हर स्टेट की सालाना विजिट होती है, और स्टेट को समझो आप कुछ यानी जैसा मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसके लिए भी हम लोग हर स्टेट को 2 लाख रुपए देते हैं। अब ये और बात है कि महाराष्ट्र स्टेट उससे इस्तेफादा नहीं करा, ये मीटिंग नहीं लिए, ये अलग बात है। मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये होता है कि हम जो है ये लोन जो होते हैं सेंट्रल वर्क काउंसिल की तरफ से कमर्शियल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट के लिए लोन भी दिए जाते हैं, ताकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी डेवलपर यानी वो लोन जो है विदाउट इंटरेस्ट रहता है। तो महाराष्ट्र स्टेट से कोई एप्लीकेशन नहीं आता है, ऐसे कई स्टेट हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में जो ये स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं वो केरला और कर्नाटका है, और रिमेनिंग जो स्टेट्स है वहाँ से कोई एप्लीकेशन भी नहीं आता है। तो मकसद ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी का अगर डेवलपमेंट होगा तो वक्फ को इन स्टेट के वक्फ को आमदनी में इजाफा होगा, इंक्रोचमेंट्स है। वक्फ एक्ट 1995 के हिसाब से यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इख्तियारात है कि वो डायरेक्टली वक्फ प्रॉपर्टी की अगर सेल डीड भी हो गई है वो कैंसिलेशन हो सकती है, उसका रिकवरी ऑफ पोजीशन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों की हर स्टेट वक्फ बोर्ड को ज़रूरत है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को भी करना चाहिए ये काम। मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी तो रिकॉर्ड मिलने के बाद मालूम होगा कि यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी 100 में से कितने % बचे हुए हैं हमारे पास, क्योंकि अक्सर जगह ये देखा जा रहा है कि कहीं पे 20% बची हुई है, कहीं पे 25% बची हुई है, कहीं पे 15% है, कहीं पे 40% है। केरला और कर्नाटका, केरला का अच्छा रिकॉर्ड है इसमें, केरला की प्रॉपर्टी काफ़ी बची हुई है। उसी तरीके से लक्षद्वीप है, यूटी है, वहाँ 100% बची हुई है प्रॉपर्टी, एक भी प्रॉपर्टी पर वहाँ पर कब्जा नहीं है। हालांकि छोटा सा मुकाम है, यूटी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वक्फ का जो है वहाँ पर बहुत अच्छा है। उसी तरीके से यानी सेंट्रल वर्क काउंसिल की तरफ से यानी सिविल सर्विसेज कोचिंग और जॉब रिलेटेड कोचिंग की फ्री में समझो आप उनको यानी फ्री समझो कोचिंग दी जाती है, अकोमोडेशन, फूड, तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। चुनाचे महाराष्ट्र में तो
कौन से स्कूल में, इस्लामिया में वो स्कीम दी गई है। उसी तरीके से अब ये स्कीम से ये है कि इसमें थोड़ा सा लचक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोचिंग दी जा रही है वो माइनॉरिटीज़ को दी जाती है, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल और सेंट्रल हज कमेटी की तरफ से जो कोचिंग हम दे रहे हैं वो ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। सिविल सर्विसेज में 1 साल 52, एक 48 मुस्लिम स्टूडेंट्स की बात करो, माइनॉरिटीज़ तो ज़्यादा हुए हैं। फिर इस बार 44 स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में पास हुए और उसमें बेशतर जो स्टूडेंट पास हुए हैं वो ये फ्री कोचिंग मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से, यानी सेंट्रल हज कमेटी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तरफ से कोचिंग में पास हुए हैं। उसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कोई भी स्टेट इन्हें फ़ायदा उठाने में पीछे है। गर्ल्स एजुकेशन के लिए आप मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन से 9 से लेकर 12 तक उसको स्कॉलरशिप्स हैं गर्ल्स के लिए। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो तकरीबन स्टेट में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से 1st से लेकर 10th तक वो स्कॉलरशिप भी चालू है। सारे देश के बच्चे समझो उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तकरीबन स्टेट में प्री मैट्रिक तो ख़त्म ही हो चुका है। फिर पढ़ो परदेश है, जो पीजी करने के लिए जो स्टूडेंट बाहर जाते हैं तो उनको समझो फाइनेंशियल असिस्टेंस विदाउट इंटरेस्ट जो सब्सिडी के साथ वो भी दी जाती है। नई रोशनी है, नई मंजिल है, उस्ताद है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं सारे देश में हुनर हाट का जो एग्जीबिशन लग रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बल्कि उनको और पैसा मिलता है। तो जो रिजल्ट आया है, यानी रोजगार के जो रिजल्ट है, यानी मैं अब हैदराबाद में लगा था, इत्तेफाक से जब हैदराबाद में लगा था एग्जीबिशन, उस वक्त यानी एक तकरीबन 70-80 साल पुराना एग्जीबिशन जो 45 दिन चलता है हैदराबाद में, वो एग्जीबिशन चल रहा था। तो मैं जब लगाने के बाद मैं बोला ये तो नाकाम हो जाएगा हमारा एग्जीबिशन। लेकिन मैं स्टॉल होल्डर से बात किया, एक खाली रेडीमेड गारमेंट्स जो बेचते हैं लेडीज सूट्स, तो मैं उनसे जब पूछा 10 दिन के एग्जीबिशन में 5 लाख का पैदा हुआ। सब यानी खर्चा तो आता नहीं है उनको, तमाम गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी करते 5 लाख रुपये कमाए हैं। तो इसी तरीके से रोज़गार के मौके भी अब जैसा कौमी तरक्याती स्कीम की तरफ से जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स में जो एम्प्लॉयमेंट दिया गया है, उसका मकसद ये है कि इन लोगों को रोज़गार मिलना। तो बहुत सारे समझो अब स्कीमात सारे देश में चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्पेशली हमारे जो मरकज़ी वज़ीर हैं जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, यानी उनकी जो मेहनत और जुस्सजू है, यानी यूँ समझो आप ये बोले तो बात गलत भी नहीं होगी, 24/7 बोल सकते हो, लगे हुए हैं बस, यानी लगे हुए हैं और हमको भी लगाए हुए हैं काम पे। यानी बहुत स्ट्रिक्ट है ये मामले में। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग किसी ज़माने में यानी 6-8 महीने में भी होती थी या नहीं होती थी पता नहीं, लेकिन हर महीना सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग होती है। फिर सब कमेटी की मीटिंग भी 15 दिन में एक बार हमारे करने का है। खैर हमारी तरफ से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो बहुत ही समझो आप संजीदगी के साथ, बहुत ही अभी साउथ इंडिया में मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस किए थे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा है। अब और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि तेलंगाना स्टेट की बात करता हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर जन विकास योजना, प्राइम मिनिस्टर ये डायरेक्ट नकवी साहब की रिक्वेस्ट पे प्राइम मिनिस्टर वक्फ प्रॉपर्टीज जो है उस पे हॉस्पिटल बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 100% ग्रांटीनेट, नॉन रिफंडेबल। तो कर्नाटका पहला स्टेट है जो करीब 110 करोड़ रुपए के काम वहाँ पर चालू हो चुके हैं ये स्कीम के तहत। उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट में तकरीबन 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। एक भी स्कूल तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल चालू हुआ है, एक भी स्कूल ज़ाती इमारत में नहीं है, सब किराए की इमारत में। जब नकवी साहब से वहाँ के डिप्टी सीएम थे महमूद अली साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की, अब होम मिनिस्टर है वहाँ के वो, तो वो रिक्वेस्ट किए कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ कीजिए रेसिडेंशियल स्कूल्स के लिए। तकरीबन
886 या 83 करोड़ की लागत से 42 रेसिडेंशियल स्कूल बना के दिए हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कोई भी स्कूल जो है यानी रेसिडेंशियल स्कूल जो बना है 18 करोड़ से ऊपर की लागत के, उससे कम की कोई लागत के नहीं है। ये समझिए आप, ये बेनिफिट किसको हुआ? स्टेट गवर्नमेंट को। यानी हम बना है पीएम जन विकास योजना से, और उसकी मेहनत समझो आप, हमारे यानी मरकजी वजीर भी हमारे हैं और सेंट्रल वर्क काउंसिल के चेयरमैन भी हैं, उनकी जो से 42 स्कूल वहाँ बन गए। तो उसी तरीके से हर स्टेट में ये काम होना चाहिए, और मुतवल्लियों की कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद, और मुतवल्लियों को यानी ख़ास तौर से मीटिंग लेने का मकसद ये है कि वो उनके पास जो ज़मीन होती है उसका सही तरीके से इस्तेफादा हो, और ग्रांटिंग एड के तहत इन लोग हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है बना सकते हैं। क्योंकि वो इनकम जो जनरेट होगी, तो वो इनकम मुतवल्ली को जब होगी तो 7% वक्फ फंड आएगा। जो वक्फ फंड आएगा तो अभी भी कोई बता रहे थे कि वक्फ बोर्ड में मालिया की कमी है, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में। तो अफसोस की बात है कि क्योंकि देखिए अब हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं, उसका सही अगर यूटिलाइज होता है तो वो यूटिलाइज अगर सही होगा तो हम स्टेट गवर्नमेंट के मोहताज नहीं हैं। यानी हमारे पास हम वो कर सकते हैं, जैसा अभी बार बार फिर मेरे को कुछ स्टेट की मिसाल देना पड़ा, केरला, कर्नाटका, वहाँ पर इतनी ज़्यादा आमदनी है कि सिर्फ केरला से, क्योंकि सेंट्रल वर्क काउंसिल को जो कंट्रीब्यूशन आता है 1%, ये जब 7% लेते हैं तो 1% हमको देते हैं, 6% ये रखते हैं। तो केरला वक्फ बोर्ड से हमारे को साल में 2 करोड़ रुपये आता है, 1%। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनकी आमदनी क्या है और कितने वेलफेयर स्कीम वो चला रहे हैं। तो इसी तरीके से यहाँ महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज़ है, कल पता भी चल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा है। यानी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की कमी नहीं है। कमर्शियल स्पेस है। पिछली बार मैं जब आया तो औरंगाबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स देखा। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वक्फ प्रॉपर्टी पे है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी के कब्जे में नहीं है, उसको कोई आमदनी नहीं है। तो यहाँ का जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। देखिए अब ये कोई सियासी अखाड़ा नहीं है, ये कौम की अमानत है, मुसलमानों की अमानत है। यहाँ पर यानी पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उससे हट के हमको काम करना है। आज क्योंकि हम बीजेपी में सेंट्रल काउंसिल के मेंबर बने हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर बीजेपी वाला गलत काम करता है और सेंट्रल वक्फ की जायदाद पर कब्जा करता है तो हमको उसको बख्शेंगे। वो बख्शने का सवाल नहीं है, चाहे वो बीजेपी का है कोई भी हो। तो हमको ज़रूरत ये है कि जो सियासी इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है स्टेट यानी तमाम स्टेट वक्फ बोर्डों में और तमाम मुल्क में, ये ख़त्म होना चाहिए। वक्फ काउंसिल का जिम्मेदारी ये है जी कि जो स्टेट गवर्नमेंट सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, और स्टेट के जो वक्फ बोर्ड है वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं, कि उनका सही ढंग से अस्तित्व है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की है। देखिए अब देखिए, ये महाराष्ट्र के अंदर अभी यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड है, वहाँ पर जो सीईओ के अपॉइंटमेंट करना चाहिए वो डिप्टी सेक्रेटरी दर्जे का होना चाहिए, और वो एक्टिंग होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट की है एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, वो है रिटायर्ड, जबकि कानून के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो एक्टिंग डिप्टी सेक्रेटरी दर्जे का ऊपर का होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए भी आप क्या करने वाले हैं? देखिए ये अब आपसे हमको पता चला है, और कुछ एक्सटेंशन उनको दिया है, 2 साल का दिया गया है, उनको पता चला है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि एक्सटेंशन दिया जाता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। जब कोई आदमी रिटायर्ड हो जाता है तो उसको एक्सटेंशन आमतौर पे नहीं दिया जाता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की क्या मंशा है, क्या मर्जी है, वो स्टेट गवर्नमेंट को समझ। कोई अगर कंप्लेंट हमारे पास आता है, क्योंकि आज ये है, जब तक हमारे पास कोई लिखित में कंप्लेंट नहीं आता है, जब तक उस वक्त तक हम कोई कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। यानी कार्रवाई करने के लिए लिखित में कंप्लेंट जरूरी है। तो इसमें एक्सटेंशन नहीं दिया गया, जबकि वो 31 जनवरी को रिटायर हो चुके थे, और बाद में फिर ये मार्च के आसपास में अप्रैल में उनको अपॉइंट किया गया। तो
ये जो इरेगुलरिटी जो है गवर्नमेंट की है या वक्फ बोर्ड की है, ये देखना चाहिए आप। देखिए सीईओ का अपॉइंटमेंट जो है वो आमतौर पे सिस्टम एक्ट क्या बता रहा मैं आपको बता देता हूँ। ये बोर्ड में जो भी बोर्ड होता है वो बोर्ड में एक रेजोल्यूशन पास होता है 3 नाम के साथ 3 डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स का रेजोल्यूशन पास करके गवर्नमेंट को भिजाया जाता है। उन्हीं 3 नामों में उनको सिलेक्ट करना होता है। अगर ये बोर्ड में रेजोल्यूशन पास नहीं होता है, नहीं भिजाते हैं, तो वो अपनी मर्जी से यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यानी अपॉइंट करते हैं। तो यहाँ पर तो मसला ही अलग है, यहाँ पर तो मसला बिल्कुल अलग है, क्योंकि जब रिटायरमेंट के बाद जो एक्सटेंशन है वो किस बिना पे और क्या हिसाब से दिया गया है वो स्टेट बोर्ड यानी स्टेट गवर्नमेंट उसको देखने की जरूरत है। तो वो भी हम उसकी भी समझो आप यानी क्या है वो देखेंगे। नहीं, इन्होंने तो अपना वक्फ बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके भेजा है। अच्छा। जबकि रेगुलर डिप्टी सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी दर्जे के ऑफिसर के नाम में थे। अच्छा। फिर ये रिटायर वाले को क्यों सिलेक्ट किया गया? नहीं, ये अगर हुआ है तो देखिए अब स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वक्फ एक्ट के हिसाब से उसको मदाखलत करने का गवर्नमेंट को कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं। और जिस तरीके से समझो आप कुछ स्टेटों में, महाराष्ट्र की बात है और कुछ स्टेटों में हो रहा है, वो वक्फ एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी है। इसमें अब ये बात पता चली है, अब वो हमारी रिपोर्ट में हम लिखेंगे। लिखने के बाद जो भी समझो आप यानी वक्फ एक्ट के हिसाब से जो भी हम कर सकते हैं बराबर। एक और बात ऐसी है सर, जो एक्ट के अंदर बहुत पावरफुल एक्ट है बताते हैं आप बिल्कुल है कि इसके अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अतिक्रमण हटाने के पावर्स है, वो भी लेकिन power- इम्प्लीमेंट करने के पावर वक्फ बोर्ड को या वक्फ के सीईओ को नहीं है, वो एसडीओ के पास में है। तो वहां पर वो कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता। देखिए अब तो इसके अंदर अगर हम आप लोग जो है ये कर सकते हैं कि उसके अंदर अमेंडमेंट उस एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है सीईओ के ऑर्डर का या ट्राइब्यूनल के ऑर्डर का, वो सीईओ के अख्तियार होना चाहिए उसका। देखिए सीईओ के इख्तियारात सीईओ के जो इख्तियारात है वो सीईओ के इख्तियारात में मैंने 1995 एक्ट में आपको बताया हूँ कि सेल डीड जो होती है उसको कैंसिलेशन कराने का सीईओ को पूरा इख्तियार है। अब जब सेल डीड कैंसिल हो जाती है तो इमीडिएटली रिकवरी ऑफ पोजीशन डालना है, रिकवरी पोजीशन लेना है। अभी तेलंगाना स्टेट में 500 सेल डीड्स कैंसिल हुए, 500 सेल डीड कैंसिल हुए, लेकिन रिकवरी ऑफ पोजीशन नहीं लिया गया। अभी ये मीटिंग में हम लोग ऑब्जेक्शन करके आए हैं कि भाई आप सेल डीड कैंसिल करें, काबिल मुबारकबाद है। सेल डीड कैंसिलेशन करने के बाद आप रिकवरी ऑफ पोजीशन नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें कोर्ट को चले जाएगा। ये नहीं फिर समझा कोई दूसरा बोर्ड आएगा, दूसरा सीईओ आएगा, फिर वो लहर तो लाल का शिकार होगा। तो इमीडिएटली सेल डीड कैंसिल करने के बाद उसको रिकवरी ऑफ पोजीशन लेना है। तो शायद अब ये पता चलेगा कि कुछ सेल डीड्स वो कैंसिल करे हैं या नहीं करे हैं। अगर सेल डीड्स कैंसिल हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हो रहे हैं तो यहाँ के सीईओ को करना चाहिए। आपको बताया अभी कि सीईओ के इख्तियार बहुत ज़्यादा हैं। सेल डीड कैंसिलेशन कराने का सीईओ का इख्तियार है, रिकवरी ऑफ पोजीशन का इन्हें थ्रो इन्हें कलेक्टर होता है, कलेक्टर को लिखना है और रिकवरी ऑफ पोजीशन इमीडिएट लेना है। अब यहाँ पर अगर सीईओ वो काम नहीं करते तो मैं ये समझता हूँ कि सीईओ यानी बहुत गलत है, यानी गलत काम हो रहा है यहाँ पर। सीईओ को चाहिए कि उस पर अमल हो, क्योंकि सेल डीड कैंसिलेशन होना है, उनको इख्तियारात हैं। तो फिर अब यहाँ पर वही बात आती है, मैं इससे पहले आपको बोला, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, किसी लीडर का इन्फ्लुएंस, कोई सियासी जमात का इन्फ्लुएंस, बस वो एक काम है जिसकी वजह से काम नहीं होता। तो हमको स्पेशली वक्फ बोर्ड को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सारे हिंदुस्तान के हर वक्फ बोर्ड पर रहता है, लेकिन अगर उसको छोड़ के यानी ईमानदारी से अगर काम किया जाता है तो हमारी अगर 50 साल पहले की सेल लीडर लीजिए, कोई फर्क पड़ने का नहीं है, आसानी से कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। अभी हम जो है देखिए अब अभी ये काउंसिल में
वक्फ एंड यानी रेंट एंड लीज रूल्स भी हम चेंज करें। तो आज यानी अंडर टेबल कोई काम नहीं कर सकते आप। आपको जो करना है अपर टेबल करना है। आप रेंट एंड लीज रूल में हम बता दिए कि 30 साल से ज़ायद किसी को लीज पे आप कोई प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, और 30 साल पे लीज पे देने के बाद भी एज पर प्रोसीजर हर 11 महीने को आपको उसको रेंटल एग्रीमेंट करना है और 2.5% किराए में इजाफा करना है। ये तमाम चीज़ें आ गई। अच्छा, फिर आप अगर किसी को लीज पे देते हैं, 1000 से ऊपर अगर किसी को लीज पे दे रहे हैं, नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको डालना है और लोकल लीडिंग न्यूज़पेपर में आपको डाल के ऑप्शन करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं, ऑप्शन कर देते हैं, तो वो कैंसिलेशन हम करवा सकते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि ये एज पर एक्ट ये काम नहीं हुआ है। तो अभी तेलंगाना में ऐसी तकरीबन 4 केसेस हुए अंडर टेबल, चारों में कैंसिल करवाया हूँ, 4 के 4 में कैंसिल करवाया हूँ। ऑप्शन हुआ, सब हुआ, खाली जो नज़ाकत थी, क्योंकि हमारे एक्ट के हिसाब से अगर कोई वक्फ बोर्ड जाता है, क्योंकि एक्ट बनाने का काम तो सेंटर का है, और वो एक्ट की खिलाफवर्जी कोई करता है, तो हमारे को पूरे इख्तियारात है कि हम हमारा सेक्शन 9 इस्तेमाल करते हैं, हम उसके कार्रवाई कर सकते हैं। अभी कॉर्पोरेशन के ने जैसे कि अभी आमखास मैदान है जामा मस्जिद के पास, वहाँ पर उन्होंने स्मार्ट सिटी का ऑफिस बनाया। अच्छा। और उसके बारे में कई बार वह बोर्ड तरफ से नोटिस गई है कि ये इलीगल है, सब चीज़ है। ट्रिब्यूनल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहे। नगर पालिका के जो अधिकारी है उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया, और आज भी वहाँ पर बिल्डिंग बन चुकी है। और इवन जो गेट है उसका निकाला गया, वो ग्राउंड में से निकाला गया कि कल अगर वहाँ ग्राउंड बनता भी है तो वहाँ से जाना आना रहेगा, तो वहाँ पे ग्राउंड कैसे बनेगा। देखिए सुनिए, अगर वक्फ प्रॉपर्टी है, तो अगर हुआ है तो वक्फ प्रॉपर्टी यानी बोर्ड के पास और सीओ के पास इतने पावर्स हैं कि वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो पूरा यानी गलत काम हो रहा है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, कोई आके प्रॉपर्टी पे बैठ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जिस अंदाज में काम चल रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है। मतलब सीईओ जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो सही नहीं है। देखिए, अब सीईओ की भी जिम्मेदारी है, बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि बोर्ड है यहाँ पर, बोर्ड भी जिम्मेदार है, खाली सीईओ जिम्मेदार नहीं है। बोर्ड क्या कर रहा है फिर यहाँ पर? बोर्ड नहीं, बोर्ड भी जिम्मेदार है, खाली सीईओ जिम्मेदार नहीं है, बोर्ड भी जिम्मेदार है। और सीईओ अगर कोई कंप्लेंट आने के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो भी जिम्मेदार है। और आप जैसे बता रहे थे कि मुतवल्ली के लिए जो 2 लाख रुपए दिया जाता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड से, वो मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाता है, जो महाराष्ट्र में आज तक की हुई नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, यही तो हमारी यानी बदकिस्मती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल हर चीज़ में ताउन करने के लिए तैयार है। अगर वो मुतवल्ली कॉन्फ्रेंस होती है तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल का डेवलपमेंट नहीं है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को फायदा नहीं है, बल्कि स्टेट वक्फ बोर्ड को फायदा है। और आपके प्रॉपर्टीज जो है सेव होंगे, क्योंकि आपके प्रॉपर्टीज खत्म हो चुके हैं, आपकी सेफ्टी है, आपकी प्रॉपर्टी की सेफ्टी है। और उससे जो आमदनी होगी, मुतवल्ली को जो आमदनी होगी, मुतवल्ली की आमदनी में से आपको 7% मिल रहा है। तो ये वक्त आज ये वक्त के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, यानी बोर्ड तनख्वाह देने के पोजीशन में नहीं है, बोर्ड खर्चा करने के पोजीशन में नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर यानी ये चीज़ों की कमी आ रही है कि आप सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाते, तो इसी वजह से ये कमी आई है। सर, अभी आपने बताया कि अपना वक्फ प्रॉपर्टी लीज रूल्स बनाई है गवर्नमेंट ने, अभी पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं। गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, गवर्नमेंट लीज रूल्स नहीं बनाती है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल एक कमेटी बनाई थी, जस्टिस ज़काउल्लाह खां कमेटी। ठीक है। वो ज़काउल्लाह खां कमेटी सारे हिंदुस्तान के हर स्टेट में गई, महाराष्ट्र भी आई। तो यहाँ पर यानी जो टेनेंट्स थे उनसे भी मिली, यानी पब्लिक से भी मिली, सबसे मिली। मिलने के बाद एक नतीजे में जस्टिस ज़काउल्लाह खां जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, तो उनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। तो बनाने के बाद पूरी रिपोर्ट आई, आने के बाद काउंसिल में पास हुई और अमेंडमेंट भी होगा उसमें, और वक्फ एक्ट में शामिल भी होगा। नहीं, वो तो समझो अमेंडमेंट के हिसाब से आई थी, जो समिति ज़काउल्लाह साहब की समिति जो आई थी, तो जी उसके अंदर एक तरमीम ऐसी है उस रूल्स के अंदर जी कि
कोई भी ट्रस्ट अगर किसी को किराए से देता है, लीज पर देता है, चाहे 1 साल के वास्ते, 3 साल के वास्ते या 30 साल के वास्ते, जैसी भी कंडीशन हो उसकी, उसमें जो डिपॉजिट जमा करेगा तो वो उसने वक्फ बोर्ड में जमा करना चाहिए, ऐसी तरमीम है उसके अंदर। अगर समझो उसको सामने वाला जो लीज जिसने दिया है, लीज पर जिस ट्रस्ट ने दिया है उसको वापस करना है अगर, तो फिर इनके हाथ पैर पड़ना पड़ेंगे वक्फ बोर्ड के। और उसके अंदर एक तरमीम ये भी उसके अंदर है लीज रूल्स के अंदर कि वक्फ बोर्ड जो है 2/3 मेजॉरिटी से उस वक्फ का जो डिपॉजिट है उसको जैसे चाहे वैसा खर्च कर सकता है। तो इसके लिए कुछ उसमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। ये बात ज़काउल्लाह साहब की कमेटी के सामने रखी गई थी, लेकिन बदकिस्मती से उसके अंदर अमेंडमेंट कुछ किया नहीं। तो इसके वास्ते वक्फ काउंसिल कुछ कर सकेगा क्या? क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्टरी है, आप डिपॉजिट ले रही ट्रस्ट और जमा कर रही वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड जैसे चाहे खर्च कर सकता है उसको। तो फिर अगर जब कभी वापस लेने की नौबत आई तो उसको कहाँ से वापस करेगा वो? जैसे चाहे नहीं खर्च कर सकता है। उसमें क्लियर लिखा है उसका लीज रूल के अंदर। इंस्टीट्यूशन पे खर्च यस, नहीं, मतलब कहीं भी खर्च करेगा वो, लेकिन वक्फ बोर्ड खर्च करेगा विद 2/3 मेजॉरिटी से, जबकि जो ट्रस्ट है उसका क्या, यहाँ कैसे जमा करेंगे उसको? सुनिए, आप अगर वक्फ बोर्ड के पास जमा होता है पैसा तो वक्फ बोर्ड इन्हें रिफंड करने के जिम्मेदार होगा। जब लीज खत्म होगी वक्फ बोर्ड को रिफंड करना है वो पैसा, तो वो रिफंड वक्फ बोर्ड करेगा। अगर ट्रस्ट के पास आ गया वो तो मिसयूज भी हो सकता है। तो थोड़ी सी नज़ाकत है उसमें, थोड़ी सी नज़ाकत है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की, देखिए वक्फ बोर्ड की भी कुछ इनकम होना चाहिए। अगर वो डिपॉजिट आता है तो इनके पास तो किराया आ रहा है, इनके पास तो किराया आ रहा है, वो किराए में समझो आप उन्हें सिर्फ 7% दे रहे हैं। ये अगर डिपॉजिट यहाँ पर जमा होता है तो उसका कुछ बेनिफिट समझो वक्फ को होना उसमें ही के पास से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आने के बाद, बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना, इन्हें फॉर्म हुआ, तो 2014 से यही सिलसिला है कि साल में एक मरतबा हर स्टेट कवर करना है। इन्हें काउंसिल के मेंबर्स विजिट करने के बाद यहाँ की जो भी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट लेते हैं। लेने के बाद उसके ऊपर जो भी समझो आप रिपोर्ट तैयार करना होता है, जो कमी बेशी रहती है उसको भी हम देखते हैं। और साथ में इसका मकसद ये है कि यहाँ की जो वर्क प्रॉपर्टीज़ हैं उसका डेवलपमेंट हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने, कोई यानी मुतवल्लियों के पास है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने। उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जन विकास योजना के तहत यानी 100% ग्रांटी नीड है, तो ग्रांटी नीड के थ्रू हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर ये बन सकता है। जब आप ये बन जाता है तो गवर्नमेंट ने जन विकास योजना के तहत आपको तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी जो भी इनकम होती है वो यहाँ पर समझो यहाँ यूटिलाइज होती है, यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो मकसद ये है कि वक्फ बोर्ड की जो सारे देश में जिस तरीके से समझो पिछली सरकारों में बर्बादी हुई है उसका सुधार लाना है। उसको यानी उसमें समझो आप जो प्रॉपर्टी बची हैं उसको इंटैक्ट रखना है, और उसके ऊपर जो मैपिंग का काम चल रहा है, डिजिटलाइजेशन ऑफ वक्फ का रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको इंटैक्ट रखना। और जो मज़ीद जो इंक्रोचमेंट्स हुए हैं उसके बाद उसकी भी जो कार्रवाई होती है, क्योंकि 1995 एक्ट के हिसाब से सेल कैंसिलेशन है, रिकवरी ऑफ पोजीशन है, ये तमाम चीज़ों का समझो डायरेक्शन देना और यहाँ से रिपोर्ट करना। आपका नाम सर? मेरा नाम हनीफ अली, मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर तरशा अंद्राबी, मेंबर सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेल्थ, गवर्नमेंट।